व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, कक्षा 11, अध्याय 2, व्यवसाय, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य एवं वर्गीकरण, यह अध्याय का नाम हुआ। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं व्यवसाय का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। इसके अतिरिक्त संगठन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य आदि का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमारा अंतिम जो हेडिंग था मानवीय क्रियाएं, उसके विषय में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। नंबर 1 आर्थिक क्रिया, नंबर 2 अनार्थिक क्रिया। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे आप थोड़ा ध्यान से अगर यदि पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण भी है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं पर। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ होता है धन कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब ये तो इसका अर्थ हो गया एक लाइन में कि धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उनको आर्थिक क्रिया कहते हैं, परंतु इसके अंतर्गत उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे किसी व्यापारी का व्यापार करना, जैसे किसी हलवाई का मिठाई बनाना, दर्जी का कपड़े सिलना, फर्नीचर वाले व्यक्ति का फर्नीचर बनाना, अध्यापक का पढ़ाना, डॉक्टर का मरीज देखना आदि। ये सभी क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, तो ये सब जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर चित्र दिखा रहा हूँ। जैसे ये व्यक्ति माल बेच रहा है, डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे हैं, और जिस प्रकार से अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक उसी प्रकार से वो सभी क्रियाएं उसके अंतर्गत सम्मिलित की। दूसरा हेडिंग लेते हैं अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं अर्थात वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना, धन कमाना नहीं होता है, अर्थात सेवा भाव से जो क्रियाएं की जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, पूजा करना, अपने घर के खुद के स्वयं के कार्य करना, व्यापारी का अपने घर के लिए, अपने व्यापार के लिए, स्वयं के लिए खुद कुछ कार्य करना, घरेलू व्यक्तियों का, घरेलू महिलाओं का अपने घर में स्वयं के लिए कार्य करना, बच्चों की खुद की पढ़ाई कराना, एक डॉक्टर का अपने खुद के बच्चे को ट्रीट करना, ये सभी सेवाएं अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पूजा करना, जैसे महिला का अपने घर पर कार्य करना, अभिभावक का अपने बच्चों की देखभाल करना, ये सब इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग आता है आर्थिक क्रिया व अनार्थिक क्रिया में अंतर। अब देखो बच्चों, इनमें अंतर क्या क्या हो सकते हैं। अंतर आप खुद से भी इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे पहली वाली क्रिया के बारे में मैं बात करूं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं जो सेवा भाव से की जाती हैं, अर्थात उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। दूसरा हेडिंग इसमें आ सकता है दुकानदार द्वारा वस्तुएं बेचना, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, किसान का खेत जोतना, डॉक्टर का मरीज देखना आदि। इसमें इस तरह की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंतर्गत मनोरंजन भी हो सकता है, परोपकार भी हो सकता है, समाज सेवा भी हो सकती है, माता पिता सेवा भी हो सकती है, देश सेवा हो सकती है, देश प्रेम हो सकता है, धर्म के प्रति सेवा हो सकती है, पूजा पाठ हो सकता है। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार की क्रिया हो जाएंगी। तीसरा हेडिंग आ जाता है इसका धन से सीधे संबंध होता है, इसका धन से कोई संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। चौथा हेडिंग हो जाएगा इसके अंतर्गत मुद्रा द्वारा
माप किया जाता है, अर्थात इसकी जो सेवाएं होती हैं, इसकी जो वस्तुएं होती हैं, उनका मुद्रा में मापन किया जाता है, इसका मुद्रा में मापन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत इसका आर्थिक क्रिया का जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि अनार्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। वैधानिक उद्देश्य छठा हेडिंग हो जाता है इसका। इसके अंतर्गत केवल धन से संबंधित क्रियाएं ही सम्मिलित की जाती हैं और वैधानिक नियमों के अनुसार होती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो यदि देखा जाए तो वैधानिक नियमों का उल्लंघन करने वाली क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे वैधानिक क्रियाओं से अर्थ हो गया कि कानून का उल्लंघन करने वाली क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे चोरी, डकैती, तस्करी आदि भी इसके अंतर्गत ये सब क्रियाएं आ सकती हैं। धन्यवाद।